हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये जो यूनिट है बच्चों, इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 12 एटम्स एंड चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। और इस यूनिट से 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर 12 से पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो न्यूक्लियाई से पूछे जाते हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो एटम से हो जाएंगे और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो न्यूक्लियाई से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर 12 एटम्स की, जिसमें सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो इस तरह से है। चैप्टर 12 एटम्स सिलेबस में एक तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हमें डिस्कस करना है और रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इसके अलावा बोर मॉडल, एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों, यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्लोजेस्ट अप्रोच का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे आगे। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पर मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो इसके ड्रॉबैक्स पे पूछा जा सकता है। बोर मॉडल पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो एक तो बोर मॉडल के पोस्टुलेट पूछे जा सकते हैं बच्चों, और बोर मॉडल में रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है और एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। और जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। तो ये इसका सिलेबस है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें बच्चों तो इस चैप्टर से आप फेमिलियर हैं। 11th क्लास में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से चैप्टर आपने पढ़ा है। तो जो आपने 11th में पढ़ा है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही हमें यहां पर फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर 12 एटम्स। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। उसने बताया कि जितने भी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। और डाल्टन ने यह भी बताया बच्चों कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल केमिकल एलिमेंट्स are composed of tiny particles. These particles are called atoms. These particles cannot be subdivided further. डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, इन पार्टिकल्स को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब अगर हम मॉडल की बात करें बच्चों, एटम के मॉडल की बात करें, तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था एटम का वो दिया था थॉमसन ने, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स का जो एटॉमिक मॉडल है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि एटम का जो चार्ज है वो 0 होता है। इसका मतलब जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन एटम लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। जैसे तरबूज में जो बीज होते हैं बच्चों, सीड्स जो होते हैं, उसी तरह से पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं, राइट। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं बच्चों ऑफ द एटम। यहां पे आप देखिए ये एक एटम आपको दिखाया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा रेड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
एटम के पूरे वॉल्यूम में, और ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं नेगेटिवली चार्ज, जो कि तरबूज में सीड्स की तरह, वाटरमेलन में सीड्स की तरह एम्बेडेड है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे कि हमने पहले भी बात की है, जितने भी एटम होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ टोटल चार्ज जो है वो जीरो होता है, और टोटल चार्ज जीरो का मतलब हुआ जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, थॉमसन मॉडल की कुछ कमियां रही बच्चों। थॉमसन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। किसको एक्सप्लेन नहीं कर सका? द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम द एटम्स, और सेकंड जो है द लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल्स। तो थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन the emission of spectral lines from the atoms, and second one is the large angle of scattering of alpha particles by thin metal foils। तो इनको थॉमसन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों रदरफोर्ड मॉडल। तो नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चों सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेट होता है, और जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, just as a planet revolve around the sun। According to Rutherford, atom is electrically neutral। जैसे हमने बात की थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसी तरह से रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है बच्चों रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। रदरफोर्ड्स एंड हिज two assistant Geiger and Marsden conducted this experiment in 1911। रदरफोर्ड और उसके दो असिस्टेंट ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था बच्चों, जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप जो है वो इस तरह से है बच्चों। यहां पर आप देखिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट 83 बिस्मिथ 214 दिया हुआ है, यहां पर लेड ब्रिक्स हैं, और यहां पर जिंक सल्फाइड कोटेड एक स्क्रीन गिवन है, ठीक है। हमने यहां पे एक गोल्ड फॉइल, यहां थिन गोल्ड फॉइल हमने ली हुई है, जिसकी थिकनेस जो है बच्चों वो 2.1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर लगभग इतना थिकनेस रखा गया, राइट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात करूं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, राइट। ये जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है बच्चों, ये एक ग्लास के कंटेनर में रखा हुआ है। जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेंगे, जिसकी एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेंगे तो थिन फॉइल से होते हुए ये पास होंगे। तो रदरफोर्ड ने और उसके दो असिस्टेंट ने यह ऑब्जर्व किया बच्चों कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो तो बिल्कुल सीधे निकल गए, राइट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बहुत कम एंगल से डेविएट हुए, और लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है जिस पाथ पे वो चला वापस उसी पाथ को उसने रिट्रेस किया। तो यहां पर आप देखिए ये अल्फा पार्टिकल जो है यहां से जब डेविएट हुए तो कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर गए। इस तरह से ये अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं, राइट। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है बच्चों, और यहां पर रोटेटेबल डिटेक्टर मतलब माइक्रोस्कोप है जो ये मेजर करेगा कि किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल पहुंचे हैं। और जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड कोटेड हमने इसलिए रखा है बच्चों, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे गिरेगा तो हमें
कुछ चमक मिलेगी। इस चमक से हम मालूम कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचा है, जिसको ये डिटेक्ट कर लेगा। रोटेटेबल डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट करेगा और ये काउंट कर लेगा कि किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो थीटा लेस देन 90 डिग्री से डेविएट हुए और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हुए। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए और उस ऑब्जर्वेशंस के बेस पर कुछ कंक्लूजन निकाले गए जो इस तरह से हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the foil which shows sufficient empty space within atom. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों वो बिल्कुल फॉइल से पास होते हुए सीधे निकल गए, जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि एटम का मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। राइट, तो पहला कंक्लूजन तो हमने ये निकाला। सेकेंड जो है ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8000 आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड सम रिट्रेस्ड their path on or before collision. Rutherford concluded that the positive charge is concentrated in a small volume of atom. बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अगर मैं 10,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल की बात करूं बच्चों, तो वो जिस पाथ पे गया वापस उसी पाथ को उसने रिट्रेस किया, जिससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम का वो छोटा सा जो पार्ट होता है, राइट, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उस छोटे से पार्ट में कंसंट्रेट होता है और उस पार्ट को हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस की बात जो है वो सबसे पहले किसने की थी बच्चों? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो यहां पर आप देखिए जैसे से एंगल बढ़ेगा, स्कैटरिंग एंगल जैसे से बढ़ेगा बच्चों, तो उस पर्टिकुलर एंगल पे निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ने के साथ साथ n की वैल्यू कम होती जाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि n1 बाई n2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 बाई 2 की होल पावर 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ की बात करूं बच्चों, तो स्कैटरिंग एंगल और ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है बच्चों, n क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आप देखिए स्कैटरिंग एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होते जाएंगे। तो एक ग्राफ जो है वो आपको ध्यान रखना है। एंगल जो है स्कैटरिंग एंगल आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से। तो जैसे जैसे यहां पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग जितना ज्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर एंगल पे निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो उतने ही कम होंगे। फोर्थ है बच्चों, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट suggested the size of nucleus to be about 10 की पावर माइनस 15 मीटर। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें न्यूक्लियस की साइज के बारे में भी मालूम पड़ा और हमें यह मालूम पड़ा कि न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है, जबकि एटम की जो साइज होती है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। राइट, तो एक तरह से जो एटम जो होता है बच्चों वो न्यूक्लियस से 10 की पावर 5 टाइम्स जो है वो लार्जर होता है। तो फोर्थ जो पॉइंट है बच्चों, जो ऑब्जर्वेशन हमने किया और उससे जो कंक्लूजन निकला वो ये है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द साइज ऑफ न्यूक्लियस टू बी अबाउट 10 की पावर माइनस 15 मीटर। द साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर माइनस 10 मीटर विच इज 10 की पावर 5 टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एट हाई स्पीड around the nucleus in closed circular path. Force between electron and nucleus provide the necessary centripetal force for circular motion. Rutherford
के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर एक न्यूक्लियस जो है प्लस जेड दिया हुआ है, ये एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा बच्चों वो क्या होता है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर के बराबर, राइट। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूक्लियस का चार्ज जो कि कितना है Ze के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया अपॉन r स्क्वायर के बराबर, जिसको हम यहां से दे सकते हैं। तो जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है इंपैक्ट पैरामीटर। और इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो हम बात करते हैं। आप ये देखिए इंपैक्ट पैरामीटर जो होता है बच्चों वो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, राइट, और जो टारगेट न्यूक्लियस है उसका जो सेंटर होता है, तो टारगेट न्यूक्लियस का सेंटर और अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर ही डिसाइड करता है कि अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर हम बात करें, मैं इस अल्फा पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं बच्चों, यहां पर आप देखिए ये एक अल्फा पार्टिकल है और इसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ये टारगेट न्यूक्लियस हो गया। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस जिसको हमने यहां भी दिखाया है, जिसको हम स्मॉल b से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, राइट। अब आप देखिए इंपैक्ट पैरामीटर, इस इंपैक्ट पैरामीटर पे अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम है, आप ये देखिए इंपैक्ट पैरामीटर, ये इंपैक्ट पैरामीटर अगर ये है, मैं इस अल्फा पार्टिकल के लिए बात करूं तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई बच्चों। अब ये कितने एंगल से डेविएट हुआ, ये एंगल से डेविएट हुआ। तो आप देखिए जैसे से इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जो है वो कम हुई, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो वैसे ही इंक्रीज हो गया, तो इसके लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये हो जाएगा। और इंपैक्ट पैरामीटर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो लगभग 0 हो जाएगा, जो कि हमने यहां दिखाया हुआ है। आप देखिए इस अल्फा पार्टिकल के लिए इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ये है, यहां से यहां तक, तो ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है लगभग सीधा निकल गया, राइट। और अगर मैं इसके लिए बात करूं बच्चों, ये तो बिल्कुल न्यूक्लियस की ही सीध में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है वापस उसी डायरेक्शन में ये लौट के जाएगा। मतलब यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर 0 के बराबर है, और इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 है तो आप ये देखिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जितनी कम होगी, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हम दे सकते हैं बच्चों, यहां से देखिए इंपैक्ट पैरामीटर, it is the perpendicular distance between velocity vector of incident alpha particle and the center of nucleus, and it is given by, इस फॉर्मूले से हम इंपैक्ट पैरामीटर को दे सकते हैं स्मॉल b इज इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ek और cot थीटा बाई 2। यहां पे थीटा क्या है बच्चों, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, राइट, और Ek जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इंपैक्ट पैरामीटर को निकाल सकते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें बच्चों, तो ग्राफ आप देखिए, आप यहां से हमें मालूम पड़ रहा है कि जैसे से इंपैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है, इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जैसे से कम हो रही है, वैसे वैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है वो हम देखते हैं। यहां आप देखिए एक न्यूक्लियस आपको ये दिया हुआ है जिसका चार्ज जो है वो प्लस Ze है,
राइट। एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, इसका चार्ज जो है वो +2e होगा, और ये अल्फा पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। तो जैसे से ये आगे की तरफ जाएगा बच्चों, आप ये देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। जैसे ये रिपेल करेगा तो ये इसकी स्पीड जो है उसको कम करेगा, राइट। जब इसकी स्पीड कम होगी तो इस डिस्टेंस पे, जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस डिस्टेंस पे इसकी जो है वो स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर बात करूं बच्चों, तो जो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी यहां पर, वो सारी की सारी यहां पर किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आप देखिए इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल विच अप्रोच्ड वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये यहां तक पहुंच सकता है, तो यहां से और इस अल्फा पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, जिसको हमने r0 से डिनोट किया है, इस r0 को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, तो आप देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर मैं क्या बोल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² है, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं k q1 q2 बाई r। तो k तो हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 हो गया हमारा प्लस ZE, और दूसरा जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 2e के बराबर अपॉन r0, राइट। तो यहां देखिए हाफ mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू ZE अपॉन r0। तो यहां से आप देखिए r0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन 1/2 mv², और 1/2 mv² को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? EK, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मैं r0 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो r0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन EK, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो है वो एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसकी हम यहां बात करते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स अ न्यूक्लियस ऑफ Z इज इक्वल टू 80, स्टॉप्स एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो एक तरह से हमें क्या निकालना है बच्चों? क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, जिसमें आपको EK जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको EK की जो वैल्यू है बच्चों वो है 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और Z आपको दिया हुआ है 80, राइट। तो अभी जो हमने फॉर्मूले की बात की थी R0 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2ZE² अपॉन EK। यही फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास। यहां देखिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था अभी, R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन EK। तो ये देखिए यहां पर Z की वैल्यू आपको 80 गिवन है, यहां पर एनर्जी आपको दी हुई है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा? इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। ये वैल्यू हम यहां रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9। इसकी वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। Z की वैल्यू आपको दी हुई है, E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे हमें R0 मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, वो है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो पहला ड्रॉबैक आप देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
around the nucleus, then they must have some centripetal acceleration, and accelerated charge particle radiate energy in the form of electromagnetic wave. So their energy and radius of orbit should also decrease continuously and ultimately fall into the nucleus. So the atom should be unstable, but we know that the atom is stable. आप यहां देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो डेफिनेटली उसके पास एक्सेलरेशन है। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है बच्चों कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो रेडिएट करता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसका मतलब उसके पास में एक्सेलरेशन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरह से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो रेडिएट करेगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रेडिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी का पार्ट जो है वो कहां चला जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकल जाएगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो वो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस के पास में आएगा, और न्यूक्लियस के पास में जब आएगा तो लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस में जब वो गिर जाएगा तो न्यूक्लियस और एटम जो है एक तरह से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन हम जानते हैं और हम देखते हैं कि जितने भी एटम होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल एटम होते हैं। तो रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट। तो यहां पर आप देखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस देन दे मस्ट हैव सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड accelerated charge particle radiate energy in the form of electromagnetic wave. So their energy and radius of orbit should also decrease continuously and ultimately fall into the nucleus, right? So the atom should be unstable, but we know that atom is stable, right? तो यहां पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि जब भी सर्कुलर पाथ में वो रोटेट करेगा तो डेफिनेटली उसके पास एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगा, जिससे एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के पास में आएगा और लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिर जाना एटम की अनस्टेबिलिटी को शो करता है, लेकिन हम जानते हैं कि सारे के सारे एटम जो है वो स्टेबल होते हैं, राइट। तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट। तो एक तो इसका ड्रॉबैक ये था बच्चों। सेकंड ड्रॉबैक है बच्चों, ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन should also change continuously during its transition through different orbit. So the atom should produce all frequencies and wavelengths. Due to this, continuous spectrum should obtain, but its spectrum is a line spectrum. Rutherford model could not explain line spectrum of an atom, right? आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है जब चक्कर लगाएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो कॉन्टिन्यूस जो है उसकी रेडियस जो है वो चेंज होगी। जब कॉन्टिन्यूस रेडियस चेंज होगी तो एमिटेड जो रेडिएशंस हैं, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। जब फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है बच्चों, तो स्पेक्ट्रम जो है वो आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, राइट। लेकिन स्पेक्ट्रम जो आपको मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम, एटम का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, इसको रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा जो है एटम से जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर मॉडल का जो एटम है वो 3 पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। तो बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट्स आप देखिए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ओनली इन सर्टेन और स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। बोर ने क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन
किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा या रिवॉल्व करेगा तो वो किसी भी तरह की कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड ओनली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है, इसका चार्ज जो है वो e है, और ये सर्कुलर पाथ में r रेडियस के सर्कुलर पाथ में v स्पीड से रोटेट कर रहा है, प्लस Ze जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो किससे मिल रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स से मिल रहा है, राइट। तो पहला पॉस्टुलेट, आपको पॉस्टुलेट याद रखने बच्चों, क्योंकि पॉस्टुलेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉस्टुलेट 1 की अगर मैं बात करूं तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ओनली इन सर्टेन और स्टेबल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन is provided only by electrostatic force of attraction of nucleus। तो यहां से आप देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv²/r है, और कहां से मिल रहा है बच्चों? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Ze²/r², राइट। तो एक इक्वेशन तो आपको फर्स्ट पॉस्टुलेट से मिल गई। सेकेंड पॉस्टुलेट आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स in which their angular momentum is an integral multiple of h/2π। ये सेकंड पॉस्टुलेट था बोर का, जहां से mvr इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? nh/2π के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। पॉस्टुलेट थर्ड देखिए बच्चों, when the electron jumps from higher energy level to lower energy level, हायर एनर्जी लेवल E2 है और लोअर एनर्जी लेवल जो है वो E1 है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो इट रेडिएट्स एनर्जी एज ए सिंगल फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, राइट। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो फोटोन एमिट होगा, और मान लीजिए अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो वो जो एनर्जी आपको मिलेगी फोटोन की, उसको हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जीज का जो डिफरेंस होता है उसे एनर्जी का फोटोन जो है वो एमिट होगा। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो इस तरह से हमने 3 पॉस्टुलेट्स की बात की बच्चों। अब इन पॉस्टुलेट्स की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट। तो यहां आप देखिए बच्चों, ये मान लीजिए ये nth ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। स्मॉल m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है और e जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और nth ऑर्बिट में vn स्पीड से ये मूव कर रहा है, प्लस Ze जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है, और Fc इज इक्वल टू Fe का मतलब हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है, राइट। और Rn जो है वो nth ऑर्बिट की रेडियस है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है बच्चों वो कहां से मिलता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं mvn²/Rn। ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 1/4πε0 Ze²/Rn², राइट। तो यहां से एक Rn से Rn कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा mvn² इज इक्वल टू Ze²/4πε0 Rn के बराबर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, राइट। अब सेकंड पॉस्टुलेट्स क्या बोलता है बच्चों? फ्रॉम बोथ सेकंड पॉस्टुलेट्स mvn/Rn इज इक्वल टू nh/2π। तो यहां से हम क्या करेंगे? vn की वैल्यू हमने निकाली, तो vn की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? nh/2π m Rn के बराबर। इस vn की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, राइट। तो यहां पर आप देखिए, जब vn की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉल m n²h²/4π² m² Rn², राइट, इज इक्वल टू Ze²/4πε0 Rn। ठीक है बच्चों। अब यहां से आप ये देखिए, Rn की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप यहां से देखिए
तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको हम यहां दिखा रहे हैं m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर एन स्क्वायर, तो ये हो गया। और इधर आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर एन। यहां आप देखिए बच्चों, एक m से एक m कैंसिल हो गया, राइट। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है, और एक आर एन से आर एन कैंसिल हो गया है, राइट। तो आर एन की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आर एन की वैल्यू हमें मिलेगी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है बच्चों, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम आगे भी यूज में लेंगे। तो रेडियस का जो nth ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला मिलेगा हमें एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब यहां देखिए आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, और एन स्क्वायर बाई जेड को मैंने बाहर ले लिया, राइट। तो यहां पे जनरल फॉर्म में क्या हो गया, आर एन इज इक्वल टू, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, इसको सब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर, राइट। तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो आर एन इज प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, एन स्क्वायर बाई जेड। और अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू होती है 1। तो यहां पे जब मैं 1 रखूंगा तो मैं आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम कह सकता हूं। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, राइट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो इस तरह से मैं हाइड्रोजन के लिए या किसी भी ऐसे एटम के लिए या आयन के लिए जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ध्यान रखना है बच्चों, बोर के जो कॉन्सेप्ट है वो केवल उसी के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक ही हो। तो या तो हाइड्रोजन के लिए लगेगा, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, या फिर मैं हीलियम +1 के लिए कह सकता हूं, या फिर मैं लिथियम +2 के लिए कह सकता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन में, हीलियम +1 में, लिथियम +2 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं के लिए ही हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसके लिए मुझे फॉर्मूला निकालना है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, फ्रॉम बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, mvnrn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा। तो vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई m rn के बराबर। अब rn की वैल्यू जो हमने वहां निकाली थी वो हम यहां पे पुट कर देंगे। तो rn की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों, rn हमारे पास था, आप देखिए, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास rn की वैल्यू थी, राइट। तो यहां पर rn की वैल्यू हमने पुट कर दी, राइट, इक्वेशन 3 में। तो nh तो एज इट इज है, 2 पाई m हो गया, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर, राइट। तो ये हमने rn की वैल्यू पुट की है, जो कि ये है। अब यहां पर आप देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो vn आपको क्या मिल जाएगा, आप ये देखिए, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, nh से nh कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh के बराबर। vn की वैल्यू क्या मिल गई हमें, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh के बराबर। या फिर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, vn इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h ब्रैकेट क्लोज z बाई n, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ऑर्बिट का ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। तो यहां पर आप देखिए, मैं जनरल यहां पे क्या बोल सकता हूं, vn इज इक्वल टू 2.18। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाई n आ गया। तो vn इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, z बाई n के बराबर। अगर हाइड्रोजन के लिए मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू मैं यहां पे 1 लिख सकता हूं। तो हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n मीटर पर सेकेंड। सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन जो एटम है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड मुझे निकालनी है,
तो क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन सेकेंड ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, तो n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 2 रखूंगा। तो इस तरह से मैं स्पीड निकाल सकता हूं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ठीक है बच्चों। थर्ड है बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी वो हमें निकालनी है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका सम होती है। तो यहां पर आप देखिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय En इज इक्वल टू k प्लस यू। k काइनेटिक एनर्जी है और u जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो मैं निकाल सकता हूं बच्चों, k इज इक्वल टू 1/2m vn स्क्वायर। मैंने vn इसलिए लिखा है क्योंकि हम nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो nth ऑर्बिट में स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों vn के बराबर, राइट। तो यहां पर आप देखिए फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स हम क्या बोल सकते हैं, mvn स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर बाई rn। कहां से आया बच्चों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यहां पर मैं कह सकता हूं mvn स्क्वायर अपॉन Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर होगा बच्चों। तो यहां से देखिए आप एक Rn से Rn कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा mvn स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर बाई Rn, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुझे मिल गया। तो ये तो हमने mvn स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mvn स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, mvn स्क्वायर की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर दिया, राइट। तो आप देखिए k क्या बन गया हमारे पास ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, राइट। तो k क्या मिल गया हमें, काइनेटिक एनर्जी Rn की फॉर्म में अगर मैं बात करूं बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn के बराबर। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये तो न्यूक्लियस है Ze और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, राइट, और रेडियस जो है वो Rn है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है k(q1 q2 बाई r। तो यहां से जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। q1 न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया अपॉन Rn के बराबर। तो आप देखिए u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn के बराबर। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, k और u का हम सम कर देंगे। तो टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हो गया k, ये तो k की वैल्यू हमने रख दी, और ये हो गया हमारा u। तो ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn माइनस ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn के बराबर। जब इसको सोल्व करेंगे तो En मुझे क्या मिलेगा, En इज इक्वल टू माइनस ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn के बराबर। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मिल गई nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की। अब Rn की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहां पर आप देखिए पुट वैल्यू ऑफ Rn इन इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। तो यहां पे Rn की वैल्यू हम पहले भी बात कर चुके हैं और Rn की वैल्यू आपको याद भी रखनी है बच्चों। तो आप देखिए माइनस ze स्क्वायर तो ये हो गया अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज हमने रख दिया, और ये जो Rn है इस Rn की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। तो Rn की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ze स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो मुझे En इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हमें En मिल गया, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है, राइट। अब अगर हम यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू माइनस मैंने बाहर ले लिया है m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
राइट। तो इसकी जगह पे तो मैंने लिख दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z² अपॉन n² एज इट इज आ गया। तो En इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, -Z²/n²। अब अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो यहां पे फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, तो En मुझे क्या मिलेगा, En मुझे मिल जाएगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट की मुझे एनर्जी निकालनी है तो उस ऑर्बिट का ऑर्डर क्या है वो आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात करूंगा तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू 1 रखी तो E1 फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की हो जाएगी बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ की हो जाएगी माइनस यहां पे आएगा, फोर्थ की हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा बच्चों, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिफ्थ की हो जाएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिक्स्थ की हो जाएगी, सेवंथ की हो जाएगी, और इसी तरह से हम हायर ऑर्डर की एनर्जी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इन्फिनिटी पे बात करूं, अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेता हूं तो En कितना हो जाएगा बच्चों, E इन्फिनिटी हो जाएगा 0 के बराबर, राइट। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। अब यहां पर कुछ रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, राइट। ये रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं k की बात करूं तो k हमें क्या मिला था, k जो होता है k इज इक्वल टू Z² अपॉन 8πε0 Rn, ये तो हमें k मिला। और अगर मैं u की बात करूं बच्चों तो u हमें मिला था -ZE² अपॉन 4πε0 Rn के बराबर, राइट। और टोटल एनर्जी की हम बात करें तो टोटल एनर्जी जो हमें मिली, यहां से आप देखिए जब मैं k और u को ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं k प्लस u, और जब हम k और u की वैल्यू रखेंगे तो मुझे मिलेगा -ZE² अपॉन 8πε0 और Rn, ठीक है। अब एक तो रिलेशन हमें ये मिला, एक रिलेशन हमें ये मिल गया और एक रिलेशन हमें ये मिल गया। तो इन तीनों रिलेशन से आप ये देखिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -En के बराबर। आप देखिए k जो है वो ZE² अपॉन 8πε0 Rn है और ये जो है -ZE² अपॉन 8πε0 Rn। तो मैं क्या बोल सकता हूं, k इज इक्वल टू -En। कहने का मतलब किसी भी ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है उसी की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।